बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल विद बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, बड़ों बुजुर्गों से आपने एक इस्तिलाह तो सुनी होगी, मुकफ़्फ़ाते अमल, जिसका मतलब ये है जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोगे सो काटोगे। ये इस्तिलाह मैं क्यों इस वक्त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसका जिक्र मैं थोड़ी देर में आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले कल मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के हवाले से एक शॉर्ट सुनवाया था जिसमें वो अपनी फितरत का इजहार कर रहे थे कि मेरी फितरत क्या है। मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी एक आदत है कि अगर कोई बंदा अपनी फितरत पर आ जाता है और दिखाता है कि मेरी ये फितरत है, इस हद तक मैं जा सकता हूं, तो मैं चाहता हूं बतौर जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं दुनिया को दिखाऊं और एक्सपोज करूं कि इस बंदे की फितरत क्या है। पहले ये शॉर्ट जरा दोबारा सुन लें और फिर इस फितरत के नताइज हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की कौम को क्या भुगतने पड़ेंगे ये भी आपको बताऊंगा। ये शॉर्ट सुने जरा दोबारा। जो भी करना है साफ सुथरा और डंके की चोट पे करना है, चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये मेरी फितरत है, ये मेरी फितरत है। चुन चुन कर हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। मैंने कल भी अर्ज किया था, मैं आज फिर कहता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरी हिंदुस्तानी कौम को नफरत, बुग़्ज़, बदला और जंग की आग में धकेल रहे, इसका खमियाजा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। दिस इज माई प्रेडिक्शन टुडे। आज मैं न्यूज़ वन के इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर यह कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी को फरोग दे रहा है, जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म को फरोग दे रहा है, जिस तरह से अदम बर्दाश्त को फरोग दे रहा है, अभी तक इसका सारा नजला गिर रहा था अकलियतों पे, निहत्तों पे, कमजोरों पे, मासूमों में जिनमें मुसलमान आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका नजला गिरेगा उन लोगों पर जो हिंदुस्तान में एक मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, जो हिंदुत्व के नारे लगाते हैं, और इसके असरात अभी से आना शुरू हो गया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक शॉट दिखाता हूं, एक ऐसा शॉट जिसमें एक हिंदू वकील, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ इतना कहा कि कश्मीर में भी रेफरेंडम हो सकता है और होना चाहिए, और उसके साथ फिर वहां के इंतहा पसंदों ने क्या सलूक किया, ये जरा देखिए इस शॉट। That Prashant Bhushan has been roughed inside his chambers in the Supreme Court. The senior lawyer was man. ये आपने देखा कि जो हिंदुत्व पर यकीन रखते हैं कुछ इंतहा पसंद हिंदू, उन्होंने सीनियर आदमी को जाके, जो सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसको जाकर थप्पड़ मारे, घूसे मारे, लाते मारी, सिर्फ इस वजह से कि उसने कहा था कि कश्मीर में भी रेफरेंडम होना चाहिए, और उसे बार बार कह रहे थे कि बता कश्मीर देगा, बता कश्मीर देगा। क्या इस तरह से कश्मीरियों का जो हक के खुद इरादियत है ये उसको रोक सकते? ये नहीं रोक सकते। जो ये कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने मुआशरे में इंतहा पसंदी को इस हद तक फरोग दे देंगे, अदम बर्दाश्त को इस हद तक फरोग दे देंगे कि इनके अपने लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। मैंने जैसे कि पहले कहा कि इन्होंने अभी तक मुसलमानों को, अकलियतों को, कमजोरों को टारगेट किया था, लेकिन ये जो इंतहा पसंदी इनके अंदर आ रही है, आने वाले दिनों में मजीद आएगी अगर हिंदुस्तान की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी ने या इनके इंटेलेक्चुअल्स ने ना सोचा कि हमने अपनी कौम को इस बदले की आग से निकालना है, तो फिर ये इंतहा पसंदी मजीद आएगी। और इसकी एक और मिसाल मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि ये अब कोई मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, ये आपस में किस तरह लड़ रहे हैं। अब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के दो लीडर्स, एक एमपी एक एमएलए, जो अलग-अलग सियासी जमातों में से भी नहीं है, एक सियासी जमात, एक सियासी झंडा, एक वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उसके दो सिपाही आपस में एक पार्टी मीटिंग में क्या कर रहे हैं, ये भी देख लें। अभी तो तुम्हारे से कितने विधायकों का पैदा किया, समझे? ये किरदार है हिंदुस्तान के सियासतदानों का, दे मार 4.5, एक दूसरे पर तशद्दुद कर रहे, जूता उठाकर एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के मुंह पर मारा है। और मैं ये आपसे बता रहा हूं कि ये रुझान आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा अगर नरेंद्र मोदी अपनी यारी से बाज ना है, अगर अपने जाती सियासी मुफाद की खातिर, अगर वोट बैंक की खातिर उसने जंगी जुनून भारत की अवाम को जो है वो देने से अपनी जो भी पॉलिसी है उसको खत्म ना किया,
तो उसका खमियाजा फिर इन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान जो है उसका एक बड़ा फर्म रिजॉल्व है कि हम अमन चाहते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी बारहा कहा, और कल थर में जो जलसा हुआ वहां पे फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी तकरीर करते हुए कहा कि हम वैसे तो अमन चाहते हैं, हाथ बढ़ाओगे हम हाथ पकड़ लेंगे, हाथ मिलाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान को मुक्का दिखाया तो वो हाथ तोड़ देंगे। क्या कह रहे थे, सुनिए। अगर आपने अमन का हाथ बढ़ाया तो हम हाथ थाम लेंगे, और अगर तुमने जंग का मुक्का दिखाया तो तोड़ देंगे। अगर जंग का मुक्का दिखाया तो तोड़ देंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो ये जो एतमाद है आपका, जिससे आपने कहा कि अगर जंग का मुक्का दिखाया तो फिर वो मुक्का तोड़ देंगे, वो हाथ ही तोड़ देंगे, इसमें एक तो जाहिर बात है कि हमारी जो मिलिट्री माइट है, पाकिस्तान की फौज की जो सलाहियत है, उस पर हमें भरोसा है। इस वजह से इस स्टेटमेंट के पीछे वो कॉन्फिडेंस, वो एतमाद झलकता है। दूसरी तरफ जिस तरह से ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान सफारती महाज पर हिंदुस्तान का मकरू चेहरा बेनकाब कर रहा है, जिस तरह से अभी सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार है, चाइना ने कहा है, अमीर कतर ने कहा है, इसके अलावा बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे की कॉल आई है वजीर आजम इमरान खान को, और उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी है और जो भी इकदाम किए गए पाकिस्तान से, बशमूल हिंदुस्तान के पायलट को वापस भेजने के, इसको पूरी दुनिया सराह रही है। तो ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमारी पॉलिसी है और जिस तरह से पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जा रहा है, तो ये जो आपने स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट के पीछे ये कॉन्फिडेंस भी, ये एतमाद भी है। अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें तो फिर आपको बात समझ आएगी। मैंने कहा हमारी तरजीह अमन है, अगर आपने अमन का हाथ बढ़ाया तो थाम लेंगे, अगर जंग का मुक्का दिखाया तो तोड़ देंगे। ये है मुकम्मल जुमला। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो हम देख रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी कई दफ़ा अमन की बात की, और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से आप लोगों ने बारहा हिंदुस्तान को पैगाम दिया, डायलॉग करने की भी कोशिश की, लेकिन अब मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह की सफारतकारी इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है, क्या पाकिस्तान भारत को मेज़ पर लाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, भारत को मेज पर लाना तो एक मंतकी सी बात है, और भारत खुद समझता है कि इसके अलावा चारा नहीं है। आज भारत को मेज पर आने की दावत पाकिस्तान नहीं, आज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को ये कह रही है कि जो आपकी हिकमत अमली है वो मुनासिब नहीं है, आपके इश्यूज हैं, और दो एटमी कुव्वतें, वाहिद रास्ता उनके पास मसाइल को हल करने का है कि आप मेज पर बैठें और मेज पर बैठकर गुफ्तगू करें। तो हम पहले भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। वो इस वक्त इलेक्शन के माहौल में है, और जब वो इलेक्शन के माहौल से बाहर आएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है वो सूदमंद नहीं है। जी, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की सफारतकारी के लिहाज पर जो बिहेवियर है, उनका जो कॉन्डक्ट है, वो सबके सामने। हमने देखा कि जब कुलभूषण यादव का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा लड़ा जा रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन ऑफिस के जो तर्जुमान थे और जो अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर साहब, उन्होंने जब हाथ बढ़ाया वहाँ के फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान की तरफ तो उन्होंने हाथ तक मिलाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हिंदुस्तान में बहुत एक स्टबननेस, एक बुग़्ज़ पाकिस्तान के हवाले से नज़र आता है। तो जो ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान अपना मुकदमा तो पेश कर रहा है कि हम अमन के दाई हैं, पर एट द सेम टाइम हम हिंदुस्तान को एक्सपोज भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा में हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत आगे रहा है। देखिए, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया स्टबननेस का, मैं उसमें एक इजाफा करना चाहूंगा कि भारत में स्टबननेस से ज्यादा एरोगेंस है, और जब इंसान में एरोगेंस और गरूर आ जाए तो फिर वो गलतियां करता है। और ये जो पुलवामा का वाक़या है, भारत की एक बहुत बड़ी गलती थी, और वक्त साबित करेगा कि भारत की चाल, पूरी सरकार की ये चाल गलत चाल थी, और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे।
ٹھیک. شاہ محمود قریشی صاحب, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, بیکاز اصل جو فساد کی جڑ ہے, یہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں بارہا, اور آپ نے بھی کہا, آپ کے بھی سٹیٹمنٹس ہے کہ کشمیر بنیادی بون آف کنٹینشن ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مختلف حکومتوں کی پچھلے 70 سالوں میں کشمیر کے حوالے سے جو پالیسیز رہی ہیں, ہمیں ابھی تک اس میں کوئی خاص کامیابی تو نہیں ملی. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, ان کو ہم امپلیمنٹ کرانے میں ناکام رہے ہیں, اور ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے پر ہندوستان کو جس طرح سے ایکسپوز کرنا چاہیے تھا پاکستان کی حکومت کو بین الاقوامی برادری کے سامنے, اس میں بھی ہم ناکام رہے ہیں. تو کیا اس حکومت سے ہم توقع رکھیں کہ مسئلہ کشمیر کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے, یا پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگر کلبھوشن کو لے کر ہندوستان جا سکتا ہے جو کہ ایک جاسوس تھا, تو ریاست پاکستان کشمیری نہتے معصوم جن پر پیلٹ گنز استعمال کرتی ہے ہندوستان کی فوج, ان کے لیے کیوں نہیں جا سکتی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں؟ لوگ جانتے ہیں کہ کشمیریوں کی بات میں وزن ہے, لوگ جانتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت اپنی وعدے سے مکرا ہے, لیکن ان کے مفادات آڑے آ جاتے ہیں. اب فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ پہلے بھارت اور پاکستان کشمیر کے مسئلے پہ بحث و مباحثے میں الجھے رہتے تھے, لیکن اب ایک بنیادی تبدیلی آ گئی ہے, اور وہ ہے کشمیری. آج جو کشمیری ہے, مقبوضہ کشمیر میں جو رہ رہا ہے, اس کی سوچ بدل گئی ہے, اور آج وہ بھارت کے جبر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے, اور وہ جو قربانیاں دے رہا ہے, ان قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر کو بھی ایک رپورٹ مرتب کرنی پڑی, جس پہ انہوں نے ان وائلیشنز کی, ان خلاف ورزیوں کی, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی. یہی وجہ ہے کہ ان قربانیاں آج رنگ لے آئی ہیں کہ ہاؤس آف کامنز میں بھی ان پر آج بحث ہو رہی ہے. آج برسلز میں جو یورپین پارلیمنٹ ہے, وہاں بھی اسپیشل اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں, اور آج بھارت کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھارت کی حکومت کی کشمیر پالیسی ناکام ہو گئی ہے, اور اس کو اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. عمران خان مثال کے طور پر سال کہتے رہے کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ جنگ سے حل نہیں ہوگا, ملٹری سلوشن نہیں ہے. دنیا توجہ نہیں دیتی تھی. 17 سال کے بعد ہزاروں ارب خرچ کرنے کے بعد آج دنیا کو احساس ہوا کہ نہیں, مسئلہ گفت و شنید سے ہی حل کرنا ہوگا, اور آج مذاکرات ہو رہے ہیں. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب, آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا کہ اب کشمیری جو ہیں وہ خود قربانیاں دے رہے ہیں, اور وہ قربانیاں بین الاقوامی دنیا کو, برادری کو نظر آ رہی ہے. قربانیاں تو کشمیری بہت عرصے سے دے رہے ہیں سر, مطلب کہ جب سے وہاں پر یہ فریڈم موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے, کوئی ایسا مہینہ ہوگا, کوئی ایسا سال ہوگا جس میں کشمیریوں نے قربانیاں نہیں دی ہوں گی. تو وہاں سے تو قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے, وہاں پر تو قبرستان آباد ہوتے چلے ہیں پچھلی تقریباً 3 دہائیوں سے. لیکن جس طرح سے ان کے مقدمے کو انٹرنیشنل لا کے پوائنٹ آف ویو سے ریاست پاکستان بین الاقوامی برادری کے سامنے پریزنٹ کر سکتی تھی, شاید وہ نہیں کیا گیا. ان کے ساتھ جو ہونے والا ظلم تھا اس کو اس طرح سے دنیا کے سامنے نہیں رکھنے میں کامیاب ہو سکی پاکستان کی مختلف حکومتیں. تو اس حکومت سے ہم کیا امید رکھیں, کیا مختلف کرنے جا رہی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے حکومت؟ بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے, کوئی شک نہیں. لیکن 2016 کے بعد, شہید وانی کے بعد جو ایک نئی موومنٹ نے جنم لیا ہے, اور یہ قربانی کا جذبہ جو ایک نئی نسل میں منتقل ہوا ہے, یہ ایک منفرد چیز ہے. اچھا شاہ صاحب, آخری سوال میرا آپ سے, کل جس طرح سے تھر کے جلسے میں پرائم منسٹر نے بلاول بھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا ان کی انگریزی پر, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ وزراء کی طرف سے ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات سامنے آئے, جیسے فیاض الحسن چوہان صاحب کی طرف سے اقلیتوں کے حوالے سے, جس پر فوری طور پر ان سے استعفیٰ طلب کر لیا سی ایم عثمان بزدار صاحب نے. فیصل واڈا صاحب ایک الگ کرائسس کی سچویشن میں,
تو اس صورتحال میں جب کہ وزراء کے حوالے سے تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کو کرائسس فیس کرنا پڑ رہا ہے مختلف سچویشنز میں، تو کیا وزیر اعظم اس موقع پہ جب کہ ہندوستان پاکستان کے سامنے کھڑا ہے اور جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو اتنا ہارڈ ہٹنگ کرنی چاہیے اپوزیشن کے اوپر، اور وہ بھی انگریزی کو لے کر؟ نہیں، آپ خود کی گفتگو کا مفہوم سمجھیں. وہ یہ فرما رہے تھے، وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ گفتگو جو عام فہم ہے اور جو پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں بالعموم، وہ اردو زبان ہے جو کہ ہماری قومی زبان ہے. اگر بلاول اس زبان میں گفتگو کرتے تو زیادہ بہتر طریقے سے اپنا نقطہ نظر سمجھا سکتے اسمبلی کو بھی اور عوام کو بھی. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ وہ مشورہ تھا، یعنی کہ وہ طنز نہیں تھا، ان کا جو سٹائل تھا وزیر اعظم صاحب کا طنز نہیں تھا. دیکھیے بلاول ایک بچے کے ساتھ طنز بنتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا طنز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وقت سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ظاہر ہے وہ سابق انٹیریئر منسٹر ہیں، پاکستان کے داخلی معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس ٹائم پر وزارت داخلہ کا قلمدان ان کے پاس تھا کہ جب پاکستان میں دہشت گردی کی ایک ویو تھی اور اس ٹائم پہ وہ قابو پہ بھی نہیں آ رہی تھی، تو ایکسکلوسیولی وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ ہندوستان پاکستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور مودی کی جو پرسنالٹی ہے خاص طور پہ اس کے حوالے سے رحمان ملک صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ملک صاحب، ابھی پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے میرے ساتھ 2 تصویریں شیئر کی ہیں مودی کی، نریندر مودی کی، اس کی جوانی کی، جبکہ وہ RSS میں ہوتا تھا، بی جے پی میں ابھی نہیں آئے تھے. تو وہ تصویریں اس وقت میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے. میں پروڈیوسر صاحب چاہتا ہوں کہ وہ تصویریں آپ اپنی سکرین پر دکھائیں. یہ 2 تصویریں ہیں جس میں ایک تصویر میں مودی صاحب کافی ینگ ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، RSS کا کوئی ایونٹ ہے، اس میں یہ کھڑے ہیں، اینڈ ہی اسٹینڈنگ دیر ان شارٹس، نکر میں ہیں، ننگی ٹانگوں کے ساتھ. اور دوسری تصویر میں جو اس وقت کے RSS کے چیف تھے پروفیسر راجو بھیا، اس کے ساتھ مودی کھڑے ہیں، اور یہ بھی ان کی جوانی کی تصویر ہے. تو یہ جو مودی کا بیک گراؤنڈ ہے RSS کا، اور RSS کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب کے سامنے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا کامنٹ کیجئے گا. یہ تصویریں بھی مجھے آپ سے ملی ہیں جو کہ بڑی ایکسکلوسیو ہیں، اور یہ بریکنگ ہے ہمارے ناظرین کے لیے جو ہم انہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دکھا رہے ہیں. مودی کی یہ تصویریں میرے خیال میں اس سے پہلے کسی بھی پاکستانی ٹیلی ویژن چینل پر آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. تو یہ تصویریں آپ کے پاس کہاں سے آئیں رحمان ملک صاحب، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا، اور ان پر کامنٹ کیجئے گا پلیز. تھینک یو شام صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے ناظرین کو سلام پیش کروں گا، اور ایک کامنٹ میں ضرور دوں گا کہ میں نے آپ کے کافی پروگرام دیکھے ہیں، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو بینگ اے بیرسٹر. آپ کی نگاہ بڑی گہری ہے. آئی ایم شیور کہ جو آپ کا میرے ساتھ انٹرویو ہوگا اس میں بھی کوئی ایسے ہی کویسچنز ہوں گے کہ جو چیزیں مسنگ اینڈز ہیں یا مسنگ چیزیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار آلسو انڈین پیپل اینڈ ایٹ لارج فار دا ورلڈ. اب ناؤ کمنگ آن ٹو یور کمنٹس آن دی پکس. سب سے پہلے تو یہ ساری ریسرچ سے ملی، اور یہ اتھینٹک تصویریں جو میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن تصویروں کی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. جب مودی صاحب 7 سال کے تھے تو یہ گھر سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ RSS کے ساتھ ان کی بڑی پرانی ایسوسیشن ہے. ان کی شادی جب ہوئی تو شادی 3 مہینے شادی کر کے رہے، پھر یہ RSS میں چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے RSS کی باقاعدہ ٹریننگ لی. آپ نے کہا کہ نکر میں نظر آ رہے ہیں اور ٹانگیں ننگی نظر آ رہی ہیں. یہ بیسیکلی جب RSS والے ٹرین کرتے ہیں اپنے ممبرز کو، یا جو بھی ان کے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، یا وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ انکلوڈنگ ٹیررزم اینڈ ہاؤ ٹو کریٹ ایگریشن اینڈ ہاؤ ٹو کریٹ ٹیرر. یہ اس وقت ان کی تصویریں جب یہ اس وقت
उस जो पूरी एक टीम थी उसकी ये चीफ थे, उस वक्त ये तारीफ कर रहे हैं अपनी भी और दूसरों की भी। तो ये स्पीच की तस्वीर है। तो बेसिकली ये आरएसएस के यूनिफॉर्म में पहनते हुए देखा गया है। दूसरी तस्वीर जो सरदार जी बने हुए हैं उसमें जी, जब ये आरएसएस बैन हुआ तो ये निकल पड़े थे घर से, छुप गए क्योंकि पुलिस रेड कर रही थी, क्योंकि इनका नाम आ गया था काफी एफआईआर में जिसमें इनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम थे। तो ये फिर ये सरदार जी के रूप में आ गए, यानी मैं बहरूपिया तो नहीं कहूंगा लेकिन डिस्गाइज इन्होंने सरदार जी बन के अपनी अरेस्ट को वेट किया। तो एक चीज तो आप समझ लें कि ये डिस्गाइज करना, अपने आप को बदलना माहौल के मुताबिक, और सॉरी टू से जो बंदा फाल्सिफिकेशन कर सकता है अपने फेस को भी, तो वो सब कुछ फाल्सिफाई कर सकता है। जैसे इसने पाकिस्तान के खिलाफ कितनी फाल्सिफिकेशन की पुलवामा के बाद, उससे पहले वो रिकॉर्ड का हिस्सा। रहमान मलिक साहब, इसका मतलब है मैं ये समझूं कि जो तस्वीरें आप मुझे दिखा रहे हैं ये उन दिनों की हैं जबकि मोदी साहब को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो दैट मींस दैट ही इज काइंड ऑफ अ ट्रेन्ड टेररिस्ट उस जमाने से आरएसएस में, जब आरएसएस के मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर दूं आपके इस सवाल की। देखिए, आर्मी ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिटेंट होती है उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जी जी, मिलिट्री। ये ऑर्गेनाइजेशन 1925 में केम इनटू बीइंग और 1927 तक ये बहुत आगे चली गई थी। जब ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी तो इनका अपना एक नजरिया था, और आपको याद होगा कि आरएसएस के सीनियर मेंबर ने जो 2 भाई थे उन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था क्योंकि उसने सिर्फ 7 करोड़ रुपए जो हमारा हिस्सा बनता था इंडिपेंडेंस के बाद वो उसने देने का ऐलान किया था। इसके अलावा उनके नजरियात के वो खिलाफ थे। तो एक चीज तो आपके सामने आ गई कि आरएसएस ट्रेंड अपने आदमी करती है, वो मारने तक भी और एग्रेशन करने के लिए, एग्रेसिव होने के लिए। और दूसरा, जब मोदी साहब नरेंद्र मोदी इज अ ट्रेंड मिलिटेंट थे, नरेंद्र मोदी एक ट्रेंड मिलिटेंट एग्जैक्टली, और फिर एक ट्रेंड मिलिटेंट है। और अब फिर ये जब ये 4th चीफ था आरएसएस फोर्स का, आरएसएस की ट्रेंड फोर्स का, जो कि आप मिलिटेंट्स कह सकते हैं। और उसके बाद जब इन्होंने टॉप पोजीशन पहुंची आरएस पे, तो फिर आरएसएस की लीडरशिप ने फैसला किया कि इसको भेज दिया जाए पॉलिटिक्स में। जी ठीक। दिस इज हाउ जब पॉलिटिक्स में आए तो फिर चीफ मिनिस्टर जब बने गुजरात के, तो वहां पे जो मैस्कर हुआ मुसलमानों का, वो इन्हीं की सुपरविजन में सारा हुआ, वो सारी दुनिया को पता जी, बिल्कुल, उसका जिक्र हमने कल भी किया मलिक साहब। फिर उसके बाद ये बन गए थे फिर बात। जी जी, फरमाइए। आप क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा, मैं ये आपसे कह रहा हूं, उसके बाद ये सेक्रेटरी बने। ओके जी जी ओके। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। ये आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से मोदी का बैकग्राउंड सारा आरएसएस का, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसके हवाले से हिंदुस्तान में कहा गया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हवाले से मोदी का जो बैकग्राउंड है, उसकी जो बुनियाद है वो वहां पर है आरएसएस में। तो वो बंदा अगर आज हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया है तो कोई शक नहीं है कि वो अपनी पूरी कौम को अपने जाती जनून मफाद की खातिर जंग की आग में झोंक रहा है, और वो हमने आजकल में देखा। अच्छा, अब रहमान मलिक साहब, आपके तजर्बे से फायदा उठाते हुए एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। एक चीज मैं आपकी फरमाइए करूंगा कि ये जो बीजेपी है, अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखें तो 1965 की जब वार हुई थी तो वाजपेयी थे, याद है आपको, वो भी इसी पार्टी से थे। वो थोड़ा सा हट गए थे इनके साथ से, लेकिन थे इसी से। आप जब भी देखेंगे पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा जब एग्रेशन हुआ तो बीजेपी पार्टी का हमेशा रोल रहा। जी ठीक। एडवाणी साहब रहे लेकिन वो भी थोड़े से माइल्ड थे, लेकिन जब से ये हजरत तशरीफ लाए हैं ऑन दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम और कश्मीर में कि जितनी ब्रुटैलिटीज और जिस अंदाज से की गई हैं, जिस तरह से मोदी ने की हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर मोदी इज दी वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर who actually initiated brutalities as a plan. राइट मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद इसी हवाले से कुछ सवाल उठाएंगे और मलिक साहब से उनका एनालिसिस लेंगे। आप बिल्कुल।
वेलकम बैक टू राइट एंगल। खवातीन और हज़रात, हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जबकि वो नौजवान थे और आरएसएस के मेंबर थे। आरएसएस जो एक दहशतगर्द जमात है, आरएसएस जो इंदिरा गांधी के कत्ल में मुलव्वस थी, बहुत सारे इल्ज़ामात और भी हैं आरएसएस के ऊपर। उस ज़माने में जैसे कि रहमान मलिक साहब ने एक्सक्लूसिवली हमें बताया कि नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रेंड मिलिटेंट है, और उस ज़माने की उनकी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको थोड़ी देर पहले अभी टेलीविजन स्क्रीन पर शेयर कर रहे थे। आपके साथ एक दफ़ा आपको फिर दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं नरेंद्र मोदी की, जबकि आरएसएस में वो एक्टिव थे। तो एक ऐसा आदमी जो आरएसएस में सर्व कर चुका है, एक मिलिटेंट ट्रेनिंग ले चुका है, वो इस वक्त हिंदुस्तान का वजीर आज़म है। अब मलिक साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में, इलेक्शंस करीब आने वाले हैं, बार बार जंगी तबल जो है वो बजा रहे हैं, लेकिन उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो रवैया है वो बड़ा मैच्योर हमें नजर आया। तो गो कि आप इस वक्त अपोजिशन में हैं, गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं समझता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से इस तरीके को इस मसले को टैकल किया है वो ठीक था? देखिए, मेरा पाकिस्तान है, आपका ये पाकिस्तान है, आने वाली नस्लों का पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जब बात आती है, ना कोई अपोजिशन है ना कोई गवर्नमेंट है, वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड टुगेदर। और आपकी वसादत से मैं इंडिया को कन्वे कर दूं कि जब पाकिस्तान पे एग्रेशन की बात आती है, वी ऑल टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ इन व्हाट पोजीशन वी आर। इत्तेशाम साहब, बात ये है कि जब ये बात हुई तो पूरी कौम इकट्ठी हुई जी। ज्वाइंट सेशन आपको याद होगा, पुलवामा के 2 घंटे बाद मैंने ये प्रपोज किया था कि एक एपीसी होनी चाहिए और एक जो है ज्वाइंट सेशन होना चाहिए जिसमें इसको थॉरली डिस्कस किया गया। थॉरली डिस्कस जिस हद पर किया गया वो भी आपके सामने है। बहरहाल हमने यूनिटी का मुजाहरा करते हुए मलिक साहब, और जो भी एक्शन हो रहा है इस वक्त को I really appreciate your statement as a पाकिस्तानी, जो आपने कहा कि when it comes to पाकिस्तान तो हम सब इकट्ठे हैं, फिर हमने इकट्ठे होकर जवाब देना है। लेकिन और हमने देखा ये शुरू में हुआ, पार्लियामान ने मुतफ़िक़ा तौर पे इसके ऊपर एक स्टैंड लिया, एक मौक़िफ़ अपनाया। लेकिन ये जो कल की डेवलपमेंट है जिसमें इमरान खान साहब ने थर में जलसा किया और उसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की अंग्रेज़ी की तकरीर के हवाले से कुछ रिमार्क्स पास किए, उसके बाद बिलावल साहब का भी एक ट्वीट आया और उस ट्वीट के अंदर बिलावल साहब ने ये कहा कि आई विश के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस लहजे में अपोजिशन से बात करते हैं उसी लहजे में मोदी से भी बात करें, या उसी लहजे में कल अदम तंजीमों के हवाले से भी बात करें। तो ये जो अब थोड़ा सा ये दड़ाड़ सी पड़ती हुई हमें नजर आ रही है, मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इसको यहीं पर रोक देना चाहिए। तो क्या इसमें मैं आप सवाल मुकम्मल कर लूं मलिक साहब, तो क्या इसमें आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं बिलावल साहब तक अपना इस हवाले से कि इस चीज को इधर ही रोका जाए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? देखिए, सबसे जी देखिए, आपने जो सवाल किया है ठीक है, नेचुरली आपने ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन किया, मुझे जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, उनको आइकॉन बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि इमरान साहब का ये कहना कि अंग्रेजी में तकरीर क्यों की, मेरा ख्याल है कि ये वो हक जानब नहीं थे ऐसी बात करने पे। और अगर कोई ऐसा किसी पे ताना मारता है या किसी को अटैक करता है या ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है तो फिर जो छोटा है उम्र में उसका भी हक बनता है कि वो जवाब दे दे। लिहाजा जो बिलावल साहब ने जवाब दिया वो भी उन्होंने पॉलिटिकल अंदाज में दिया, क्योंकि जो सिचुएशन या हालात व वाकयात इस जंग से पहले थे और अब क्योंकि जंग का माहौल बना, तो देखें यही बिलावल भुट्टो जरदारी थे जिन्होंने पहली स्पीच में कहा था इमरान खान साहब आगे बढ़े, पाकिस्तान की मैशत को तेज करें, पाकिस्तान के डिफेंस को बेहतर करें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहतर करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसी पहली स्पीच में प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट भी कह दिया। लेकिन मैं फाइनल ये करूंगा कि हम सब पॉलिटिशियन इस मसले पर एक होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मलिक साहब, एक और मेरा आपसे सवाल ये है, मेच्योरिटी के साथ जी, एक और आपसे सवाल ये है कि ये जो अभी कल अदम तंजीमों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्रैक डाउन किया है, नेशनल एक्शन प्लान को जिस तरह से रिवाइव किया जा रहा है, जिस तरह से बहुत सारे मदरसों को इस वक्त हुकूमत ने कंट्रोल में ले लिया, बहुत सारी जायदादें जो थी वो जब्त कर ली हैं, जमातुद दावा के हवाले से पाबंदी लगा दी है, जिस तरह से बहुत सारे लोगों को जो कल अदम तंजीमों से ताल्लुक रखते थे उनको गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया। तो आप समझते हैं कि दिस इज इनफ दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था शायद उस जमाने में जिस जमाने में आप वजीर दाखिला थे, आपकी पार्टी की हुकूमत थी, उस टाइम पर ये एक्शंस लिए जाने चाहिए थे?
बात ये शाम साहब, मैं अब बन जाता हूँ एंकर और आप बन जाएं मेरा सब्जेक्ट, यही सवाल मैं आपको रिपीट करता हूँ कि क्या जो प्रेजेंट एक्शन है आपको लॉन्ग टर्म लगता है या ये शॉर्ट टर्म लगता है? जवाब मैं ही दे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए मैंने पोस्ट किया कि इसको रिकॉर्ड पे आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन में लाइक एन एलिगेशन आया हम पे कि शायद हमने कुछ नहीं किया था, सारी ये जितनी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है स्वाय दो के सारी इस चीज ने की थी, और नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिएगा। ये बैन हुई, बैन होने के बाद मैंने इस कानून में सुकम देखा और वो मैंने एक कानून की सूरत में लाने की कोशिश की बहसियत इंटीरियर मिनिस्टर 2015 में। ठीक। तो नून की हुकूमत ने, सारी अपोजिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देते। रहमान मलिक साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने रहमान मलिक साहब की खुसूसी गुफ्तगू सुनी और हमने आपको ये भी दिखाया कि नरेंद्र मोदी जिस ज़माने में आरएसएस का एक नौजवान मेंबर था, उस टाइम पर किस तरह से मिलिटेंट ट्रेनिंग उसको दी गई, और वो मिलिटेंट ट्रेनिंग अभी तक नरेंद्र मोदी के दिमाग में समाई हुई है, छाई हुई है, और यही वजह है कि तशद्दुद की सियासत नरेंद्र मोदी के जहन से नहीं निकलती, और वो ये समझता है कि जो ताकत और जो मिलिट्री माइट हिंदुस्तान के पास इस वक्त है, उससे वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान पर धौंस जमा सकता है। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस शेर पर करूंगा नरेंद्र मोदी के लिए कि नरेंद्र मोदी, हमारे यहाँ पर हम अक्सर ये शेर कोट करते हैं, और शख्स के लिए जो गरूर करता है, तकब्बुर करता है कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपनी खुदाई पे इतना ही यकीन था। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।